हेलो राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर देते हैं अपन। यूनिट 1 पर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट यूनिट है अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था, इसकी मूलभूत विशेषताएं, जनसांख्यिकी और विकास संकेतक। फर्स्ट यूनिट पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो मूलभूत विशेषताओं का वर्णन करें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की सहभागिता होती है। यह कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, बढ़ती सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी और उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के साथ निम्न प्रति व्यक्ति आय जैसी विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां उच्च बेरोजगारी दर, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण यानी कि महंगाई पर नियंत्रण, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार और आधारभूत संरचना का तेजी से विकास करना, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं भी एक चुनौती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अभी भी कम प्रति व्यक्ति आय, कृषि पर उच्च निर्भरता, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, निम्न मानव विकास सूचकांक और पूंजी निर्माण की आवश्यकता जैसी विशेषताओं से जूझ रहा है। बावजूद इसके कि यह तेजी से बढ़ रहा है, यानी इसको तेजी से बढ़ना चाहिए, लेकिन इन समस्याओं से जूझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का बढ़ता महत्व क्या दर्शाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का बढ़ता महत्व यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था कृषि से हटकर सेवा उन्मुख विकास पथ पर अग्रसर है। यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान करता है और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत बन गया है। यानी कि कृषि से निर्भरता हटकर सेवा क्षेत्र में ज़्यादा आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में जल संसाधन के कुशल प्रबंधन की क्या आवश्यकता है। तो भारत में जल संसाधन के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या, कृषि की उच्च जल मांग और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट बढ़ रहा है। कुशल प्रबंधन से जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, सिंचाई में सुधार होगा और पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की खनिज संपदा देश के औद्योगिक विकास में कैसे योगदान करती है। तो भारत की खनिज संपदा जैसे कि कोयला, लोहा, बॉक्साइड देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है। ये खनिज औद्योगिक इकाइयाँ के लिए कच्चे माल प्रदान करती हैं, जैसे कि इस्पात हुआ, एल्यूमिनियम हुई, ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देते हैं और खनन क्षेत्र में रोजगार सृजित करते हैं। इन्हें कच्चे माल के रूप में भी काम आते हैं। भारत में भूमि निम्नीकरण के दो कारण क्या हैं। तो भारत में भूमि निम्नीकरण के दो प्रमुख कारण अत्यधिक चराई और वनों की कटाई है, जिससे मृदा अपरदन बढ़ता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, जल भराव और लवणीकरण भी भूमि की उर्वरता को कम करता है। निम्नीकरण की उपजाऊ निम्नीकरण का मतलब होता है कि उपजाऊ क्षमता भूमि की कम होना। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की जनसंख्या की प्रमुख जनसंख्या की विशेषताएं क्या हैं। तो भारत की जनसंख्या की प्रमुख जनसंख्या की विशेषताएं विशाल आकार, युवा आबादी का बड़ा हिस्सा, उच्च जनसंख्या घनत्व, लैंगिक असमानता, कम लिंगानुपात और ग्रामीण शहरी विभाजन है। हालांकि प्रजनन दर में भी कमी आ रही है। भारत में ग्रामीण शहरी प्रवासन की दो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं।
तो भारत में ग्रामीण शहरी प्रवासन की दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण शहरी क्षेत्रों में बेहतर आजीविका तलाश। शहरी क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा होती है, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना भी उपलब्ध होती है शहरों में गाँव की बजाय। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनसंख्या लाभांश से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या लाभांश एक ऐसी स्थिति है जहां किसी देश की कार्यशील आयु की जनसंख्या 15 से 64 वर्ष, आश्रित जनसंख्या बच्चे और बुजुर्ग से अधिक होती है। ये आर्थिक विकास के लिए अवसर प्रस्तुत करती है क्योंकि अधिक लोग उत्पादन और बचत में योगदान कर सकते हैं। यानी कि बच्चे और बुजुर्ग से बड़ी जनसंख्या होती है, बच्चे से तो बड़ी और बुजुर्ग से कम जनसंख्या वाले वे आर्थिक विकास कर सकते हैं। मेन जनसंख्या वही होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में जनसंख्या लाभांश का लाभ उठाने के लिए किन क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक है? तो भारत में जनसंख्या लाभांश का लाभ उठाने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रदान करके, साथ ही स्वस्थ कार्यबल सुनिश्चित करके युवा आबादी को उत्पादक बनाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, आबादी का सही उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में मानव संसाधन विकास का क्या महत्व है? तो भारत में मानव संसाधन विकास का महत्व इसलिए है क्योंकि यह लोगों की क्षमताओं और उत्पादकता को बढ़ाता है, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आती है। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल से कार्यबल अधिक कुशल बनता है, जिससे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा का स्तर मानव विकास सूचकांक को कैसे प्रभावित करता है? तो शिक्षा का स्तर मानव विकास सूचकांक को सीधे प्रभावित करता है। उच्च साक्षरता दर और शैक्षिक उपलब्धि जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है, रोजगार के अवसर बढ़ाती है और सामाजिक आर्थिक विकास को गति देती है, जिससे एसडीआई में वृद्धि होती है। शिक्षा विकास का प्रमुख स्रोत है। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों का भारत में क्या महत्व है? तो कौशल विकास कार्यक्रमों का भारत में अत्यधिक महत्व है क्योंकि ये बेरोजगारी को कम करने, उद्योगों की आवश्यकता को उपलब्ध कार्यबल के बीच के अंतर को बांटने और युवाओं को रोजगार योग्य बनाने में मदद करते हैं। यह उत्पादकता और नवाचार को भी बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर में हालिया प्रवृत्तियां क्या दर्शाती हैं? तो भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर में हालिया यानी कि हाल ही में प्रवृत्तियां सेवा क्षेत्र के बढ़ते योगदान और विनिर्माण क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव के साथ सकारात्मक विकास पथ दर्शाती हैं। हालांकि वैश्विक आर्थिक दबाव और आंतरिक चुनौतियां विकास दर को प्रभावित कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? यानी कि अपने राष्ट्र में जब आय की गणना करते हैं तो कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं? तो राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली प्रमुख चुनौतियां गैर मौद्रिक लेन देन जैसे सेवा उपभोग, अनौपचारिक क्षेत्र का बड़ा आकार, डेटा की अपर्याप्तता और आय असमानता को ठीक से मापना है, जिससे वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन कठिन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सकल घरेलू उत्पाद एक विकास संकेतक के रूप में कितना प्रभावी है? यानी विकास का संकेतक होता है, विकास का पता लगाने के लिए जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कितना सक्षम है? तो सकल घरेलू उत्पाद एक महत्वपूर्ण विकास संकेतक है क्योंकि यह किसी अर्थव्यवस्था के समग्र उत्पादन और आर्थिक गतिविधि को मापता है। हालांकि यह आय समानता, पर्यावरण पर प्रभाव और जीवन की गुणवत्ता जैसे गैर आर्थिक पहलुओं को शामिल नहीं कर सकता, जिससे इसकी प्रभावशीलता सीमित रहती है।
मानव विकास सूचकांक HDI के प्रमुख घटक क्या हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो मानव विकास सूचकांक के प्रमुख घटक जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, स्कूली शिक्षा के वर्ष और प्रति व्यक्ति आय। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक विकास के साथ साथ मानव कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में गरीबी मापने के लिए किन प्रमुख संकेतकों का उपयोग किया जाता है? तो भारत में गरीबी मापने के लिए प्रमुख संकेतों में गरीबी रेखा शामिल है, पुअर्टी लाइन शामिल है, जो कैलोरी सेवन या न्यूनतम उपभोग व्यय पर आधारित होती है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे विभिन्न अभावों को मापता है। यानी कि न्यूनतम कैलोरी निर्धारित कर लेते हैं, अगर इस कैलोरी से भी कम कोई खाता है तो मान लो गरीब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, समावेशी विकास की अवधारणा भारत के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है? समावेशी विकास मतलब सबका विकास। समावेशी विकास की अवधारणा भारत के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्थिक विकास के साथ साथ समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों को लाभ पहुंचाने पर जोर देती है। इसका उद्देश्य आय असमानता कम करना, रोजगार सृजन करना, सभी के लिए अवसर सुनिश्चित करना, ताकि कोई भी विकास की प्रक्रिया से पीछे न उठे। यानी कोई भी पीछे ना रहे, सभी एक साथ विकास करें समान रूप से। ऐसे करके यूनिट 1 पर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। हेलो राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे अपन, जिसमें फर्स्ट यूनिट पर अपन ने क्वेश्चन देख लिया था। आज सेकंड यूनिट पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अपनी सेकंड यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, खाद्य सुरक्षा और सेवाएं। इस पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह आधी से अधिक आबादी को रोजगार प्रदान करती है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है और ग्रामीण आय का मुख्य स्रोत है। यह ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए केंद्रीय है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कृषि क्षेत्र का भारतीय जीडीपी में घटता योगदान क्या दर्शाता है? तो कृषि क्षेत्र का भारतीय जीडीपी में घटता योगदान दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था संरचनात्मक रूप से कृषि से हटकर सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है। यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था की पहचान है, हालांकि कृषि अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को कैसे रूपांतरित किया है? तो हरित क्रांति ने उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई के विस्तार के माध्यम से भारतीय कृषि को रूपांतरित किया है। इसने खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि की है, भारत को खाद्य आत्मनिर्भर बनाया है और अकाल के खतरे से कम किया है। यानी फसलों में सुधार हुआ है, बीजों में सुधार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सिंचाई के विस्तार का कृषि उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत में सिंचाई के विस्तार ने कृषि उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव डाला। इसने फसल की गहनता और उपज में वृद्धि की है, फसलों के पैटर्न को बदला है, किसानों को मानसूनी अनिश्चितता से बचाने में मदद की है, जिससे कृषि आय में स्थिरता आई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग की दो प्रमुख समस्याएं क्या है? इन कीटनाशकों का उपयोग करने से कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं? तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग की दो प्रमुख समस्याएं मृदा स्वास्थ्य निम्नीकरण यानी मिट्टी की उर्वरता में कमी आना, पर्यावरणीय प्रदूषण जैसे कि जल प्रदूषण, ये मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
भारत में कृषि के लिए संस्थागत ऋण के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो भारत में कृषि के संस्थागत ऋण के दो प्रमुख स्रोत वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड जैसी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी कृषि क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसानों के लिए संस्थागत ऋण का क्या महत्व है? तो किसानों के लिए संस्थागत ऋण का महत्व यह है कि यह उन्हें साहूकारों के शोषण से बचाता है, उचित ब्याज दरों पर पूंजी उपलब्ध कराता है, उन्हें उन्नत कृषि पद्धतियों अपनाने, उपकरण खरीदने और फसल निवेश करने में सक्षम बनाता है, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कृषि बीमा योजनाएं किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारत में कृषि बीमा योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि सूखा, बाढ़ और कीटों से होने वाले फसल नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये किसानों को जोखिम से बचाती हैं और उन्हें कृषि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जब किसानों को लगे कि यार हमसे तो खेती नहीं होगी, तो उन्हें ऐसा नहीं लगे कि हमारे साथ कोई नहीं है, सरकार इसलिए उनकी सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में कृषि विपणन की दो प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे अपन? भारत में कृषि विपणन की दो प्रमुख चुनौतियां अपर्याप्त भंडारण सुविधा, जिससे फसल कटाई के बाद नुकसान होता है, और बिचौलियों की अत्यधिक निर्भरता या अत्यधिक संख्या, जो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने से रोकती है। परिवहन और सूचना का भी अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का उद्देश्य क्या है? तो कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए एक न्यूनतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है, ताकि वे बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रहें। यह किसानों को विशिष्ट फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनकी आय को स्थिरता प्रदान करता है। यानी कि ऐसा मूल्य निर्धारित करेंगे कि जिससे कम पर किसान को बेचना ही नहीं है। अगर उस मूल्य से कम में बेच रहा है तो उसको हानि होगी किसान को, वो होता है MSP। क्वेश्चन नंबर 11 है, MSP प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित दो प्रमुख मुद्दे क्या हैं? तो MSP प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित दो प्रमुख मुद्दे सभी फसलों और सभी क्षेत्रों में प्रभावी खरीद का अभाव और केवल कुछ फसलों जैसे कि गेहूं और धान पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित होना, जिससे फसल विविधीकरण बाधित होता है। यह अक्सर सरकारी खजाने पर बोझ डालता है। बीच बीच में थोड़ा सा उचक जाता हूँ ना मैं, तो ये लगातार बोलने से होता है, क्योंकि रोज़ाना मेरे को लंबे समय तक वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। समय के अभाव के कारण करना पड़ता है ऐसा, क्योंकि पूरे दिन बीच बीच में रुक के आराम करके वीडियो नहीं बना सकता। मेरी भी एग्ज़ाम आ रही है, उसकी तैयारी करनी होती है और आपके लिए भी वीडियो बनाना होता है, क्योंकि अगर वीडियो नहीं बनाया तो बहुत से स्टूडेंट का जो पेपर है वो बैक हो जाएगा। बस इसी डर से वीडियो बनाना पड़ता है कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 है, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य सुरक्षा की अवधारणा का अर्थ है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन एक शारीरिक और आर्थिक पहुंच हो, ताकि वे सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सकें। यह केवल उपलब्धता से बढ़कर पहुंच और उपयोगिता को भी शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दो प्रमुख पहलें, यानी कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दो योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दो प्रमुख पहलें, जिनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो रियायती दर पर अनाज प्रदान कराता है,
और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो लक्षित लाभार्थियों तक भोजन पहुंचाती है। मध्याह्न भोजन योजना भी महत्वपूर्ण है, जो छोटे बच्चों को, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आधी छुट्टी में नहीं खिलाती। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या महत्व है? तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का महत्व यह है कि वह गरीब और कमजोर वर्ग को रियायती दरों पर आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल उपलब्ध कराकर उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती है। आप सोच रहे हो मिट्टी का तेल का तो क्या ही उपयोग करते होंगे। कई गांव अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर बिजली नहीं आती, तो वहाँ चिमनी जलाते हैं। उन्हीं जब आप मोटिवेशन लाइन सुनते हो पहले की, तो ये चिमनी जला के पड़ता था। तो ऐसे कुछ गाँवों में हालात अभी भी हैं, हालांकि बहुत से गाँवों में बिजली आ गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के क्रियान्वयन से संबंधित दो प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के क्रियान्वयन से संबंधित दो प्रमुख चुनौतियाँ भंडारण और परिवहन में रिसाव व भ्रष्टाचार तथा पात्र लाभार्थियों तक पहुँच में कमी है। फर्जी राशन कार्ड, पहचान का मुद्दा, अनाज की गुणवत्ता और वितरण की अनियमितता भी समस्या है। यानी कि नकली राशन कार्ड वाले भी इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनको ज़रूरत है वास्तव में उन तक नहीं पहुंच रही चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के आर्थिक विकास में सूचनांक प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र की क्या भूमिका है? तो भारत के आर्थिक विकास सूचना क्षेत्र आईटी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह उच्च मूल्य वर्धित रोजगार सृजित करता है, विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और अन्य उद्योगों को डिजिटलीकरण के माध्यम से कुशल बनाता है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, यानी कि वैश्विक स्तर पर मूल्य प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के सामने दो प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी हैं? यानी स्वास्थ्य क्षेत्र से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही हैं? तो भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास में दो प्रमुख चुनौतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य पेशेवरों और आधारभूत संरचना की कमी होती है तथा स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक व्यय का निम्न स्तर होता है। इसके अलावा उच्च आउट ऑफ पॉकेट व्यय और गुणवत्ता की असमानता भी समस्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आयुष्मान भारत जैसी परियोजनाएं भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को कैसे प्रभावित कर रही हैं? तो आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि ये गरीबी और कमजोर परिवारों को मुफ्त या रियायती स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती हैं। ये उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार करने तक पहुंच में मदद करती है और वित्तीय बोझ को कम करती है। सरकार की इस योजना से बहुत से गरीब परिवारों को लाभ होता है, उनका फ्री में इलाज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में शिक्षा क्षेत्र के विकास में प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो भारत में शिक्षा क्षेत्र के विकास में प्रमुख समस्याएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है, विशेषकर सार्वजनिक स्कूलों में उच्च ड्रॉप आउट दर और शिक्षा तक असमान पहुंच, ग्रामीण शहरी लिंग भेद है। कौशल ज्ञान अंतर भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण है। कॉलेजों में बढ़ती फीस भी चुनौतीपूर्ण है, जिससे बहुत से गरीब स्टूडेंट हाई डिग्री या कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाते। जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वो जानबूझकर बालकों के पेपर ड्यू कर देती है ताकि बार बार सेमेस्टर की फीस लगे उनकी। ये भी लिख देना। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भारतीय शिक्षा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ने की उम्मीद है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
का भारतीय शिक्षा क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह व्यापक सुधारों जैसे कि बहुविषयक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर, प्रारंभिक बचपन की देखभाल के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच और समावेशिता को बढ़ाएगी, जिससे भविष्य के लिए एक कुशल कार्यबल तैयार होगा। ऐसे करके भाई यूनिट 2 पर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपना ध्यान रखो। धन्यवाद। हेलो राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन इस वीडियो में यूनिट 3 पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी अपनी। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपना पहला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक विकास की प्रमुख रणनीतियाँ क्या हैं? तो भारत में औद्योगिक विकास की प्रमुख रणनीतियाँ में मेक इन इंडिया जैसी पहले हैं। आधारभूत संरचना का विकास, कौशल निर्माण पर जोर, व्यापार करने में आसानी में सुधार और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। इसका उद्देश्य विनिर्माण को मजबूत करना है, यानी कि इन सभी योजनाओं से विकास को बढ़ाना है। भारत के औद्योगिक क्षेत्र के सामने वर्तमान की 2 प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? यानी औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो भारत में औद्योगिक क्षेत्र के सामने वर्तमान में 2 प्रमुख चुनौतियाँ अपर्याप्त आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जैसे विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति का अभाव, कुशल श्रम की कमी, यानी कुशल श्रमिक भी नहीं है। इसके अतिरिक्त नियामक बाधाएं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी चुनौतियां पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, MSMEs यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है? तो MSMEs भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करते हैं, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। ये निर्यात में योगदान देते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं और कृषि तथा बड़े उद्योगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, MSMEs के विकास के सामने 2 प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो MSMEs के विकास में 2 प्रमुख समस्याएं पूंजी, वित्त तक सीमित पहुंच और तकनीकी उन्नयन का अभाव है, टेक्नोलॉजी का अभाव है। इसके अतिरिक्त विपणन चुनौतियां, कुशल श्रमिकों की कमी, जटिल नियामक और अनुपालन का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार MSMEs को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है? तो भारत सरकार MSMEs को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्तीय सहायता, आसान ऋण योजना, तकनीकी सहायता, कौशल विकास कार्यक्रम और सरकारी खरीद में प्राथमिकता जैसे कदम उठा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर की क्या भूमिका रही है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसने भारी उद्योग और आधारभूत संरचना जैसे कि ऊर्जा, परिवहन के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। रोजगार सृजित करना और क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देना, विशेषकर शुरुआती दशकों में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ हुआ? तो निजी क्षेत्र के विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था को कई लाभ हुए हैं। इसने निवेश, नवाचार और दक्षता को बढ़ावा दिया है, रोजगार सृजन में तेजी लाई है, उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों और सेवाओं की विविधता बढ़ाई है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार किया है। अब तो भाई ऊपर वाले की आवाज़ आ रही है, ऊपर ही बादल बुदल हो रहे हैं। अब तो निचले वालों की कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है अभी तो। हाँ, ये मच्छर तो आ रही है आवाज़, है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान आर्थिक नीति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच संतुलन का क्या महत्व है?
तो वर्तमान आर्थिक नीति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच संतुलन का महत्व है, क्योंकि यह कुशलता निजी क्षेत्र से और इक्विटी सार्वजनिक क्षेत्र से दोनों को सुनिश्चित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करता है, जबकि निजी क्षेत्र नवाचार और विकास को गति देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, औद्योगिक वित्त से आप क्या समझती हैं? तो औद्योगिक वित्त से तात्पर्य उद्योगों को उनके स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए गए धन से है। औद्योगिकरण वित्त यानी कि औद्योगिकरण धन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस। इसके स्रोतों में बैंक ऋण, शेयर, डिवेंचर और विशेष वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्त के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो भारत में उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्त के दो प्रमुख स्रोत बैंकों द्वारा सावधि ऋण यानी कि टर्म लोन्स और पूंजी बाजार जैसे कि शेयर और डिवेंचर हैं। इसके अतिरिक्त विशेष वित्तीय संस्थाएं और निजी इक्विटी भी योगदान करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां औद्योगिक वित्त में कैसे योगदान करती हैं? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां औद्योगिक वित्त में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। वे छोटे और मध्यम उद्योग को ऋण प्रदान करती हैं, जो अक्सर बैंकों से आसानी से वित्त प्राप्त नहीं कर पाते। इन छोटे उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। NBFC यानी कि NBFCS विशेषीकृत वित्तीय समाधान और त्वरित ऋण प्रसंस्करण भी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1991 की औद्योगिक नीति के दो प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो 1991 की औद्योगिक नीति के दो प्रमुख उद्देश्य लाइसेंस राज को समाप्त कर अर्थव्यवस्था को उदारीकृत करना यानी छूट देना, निजी क्षेत्र तथा विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास को गति देना और वैश्विक एकीकरण को हासिल करना था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1991 की औद्योगिक नीति ने भारतीय उद्योगों को कैसे प्रभावित किया? तो 1991 की औद्योगिक नीति ने भारतीय उद्योगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इसने प्रतिस्पर्धा बढ़ाई, दक्षता में सुधार किया, नवाचार को बढ़ावा दिया और उद्योगों को वैश्विक बाजार के लिए खोल दिया। इसके उत्पादन में वृद्धि हुई और उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों में विस्तार हुआ, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1991 की औद्योगिक नीति के तहत किन प्रमुख क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोला गया? तो 1991 की औद्योगिक नीति के तहत कई प्रमुख क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोला गया, जिसमें दूरसंचार, ऊर्जा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, वित्तीय सेवाएं और कुछ हद तक खनन व रक्षा जैसे क्षेत्र भी शामिल थे, जो पहले केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का क्या यानी कि FDI क्या है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? FDI का महत्व बताना है। तो FDI क्या है, सबसे पहले ये बताना है अपन को। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI वह निवेश है जिसमें एक देश की इकाई दूसरे देश में किसी व्यवसाय में स्वामित्व, हिस्सेदारी या नियंत्रण प्राप्त करती है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विशेषज्ञता लाता है, रोजगार सृजित करता है और निर्यात को बढ़ावा देता है, यानी वैश्विक स्तर पर होता है ये किसी कंपनी पर निवेश करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में FDI को आकर्षित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? तो भारत में FDI को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार FDI नीति को उदार बना रही है। स्वचालित मार्ग से अधिक क्षेत्रों को
अनुमति देना, व्यापार करने में आसानी सुधार कर रही है, यानी आसान कर रही है तरीकों को। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना लागू कर रही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एफडीआई और एफबीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों में क्या अंतर है? तो एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में निवेशक का लक्ष्य किसी विदेशी कंपनी में दीर्घकालिक नियंत्रण या महत्वपूर्ण स्वामित्व प्राप्त करना होता है। इसके विपरीत एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अल्पकालिक और तरल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाजार के उतार चढ़ाव से लाभ कमाना है, बिना कंपनी के नियंत्रण के, यानी उसमें मालिकाना हक होता है, इसमें बस लाभ कमाना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विनिवेश से आप क्या समझती हैं? तो विनिवेश का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी को बेचना या कम करना। इसका उद्देश्य सरकारी खजाने के लिए राजस्व जुटाना, दक्षता को बढ़ाना, निजी क्षेत्र को आर्थिक गतिविधियों में अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में विनिवेश के दो प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो भारत में विनिवेश के दो प्रमुख उद्देश्य सरकारी राजस्व जुटाना, जिसका उपयोग विकास परियोजनाओं या राजकोषीय घाटा कम करने के लिए किया जा सकता है। पीएसयूएस की दक्षता व उत्पादकता में सुधार करना, उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना, यह भी उनका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विनिवेश की प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो विनिवेश की प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख चुनौतियां पीएसयूएस के मूल्यांकन का मुद्दा, राजनीतिक और श्रमिक संघों का विरोध, श्रमिक संघों का विरोध, श्रमिक संघों का विरोध, निवेशकों को आकर्षित करने में कठिनाई, विशेषकर घाटे वाली पीएसयूएस के लिए, और बिक्री के बाद रोजगार सुरक्षा मुद्दे हैं। ऐसे करके यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई। हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। अपन सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर दी थी अपन ने। पिछले 3 वीडियो में, यानी कि पिछले 3 वीडियो में यूनिट 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए थे अपन ने। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे। आज इस वीडियो में यूनिट 4 पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूनिट 4 है भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन, विकास एजेंडा और सामाजिक आर्थिक चुनौतियाँ। आज अपना पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारतीय आर्थिक नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य तीव्र और संतुलित आर्थिक विकास प्राप्त करना, गरीबी कम करना, आत्मनिर्भरता हासिल करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। यह पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से संसाधनों के कुशल आवंटन पर केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में नियोजन की प्रक्रिया की 2 प्रमुख उपलब्धियां बताएं। तो भारत में नियोजन की प्रक्रिया की 2 प्रमुख उपलब्धियां कृषि में आत्मनिर्भरता, हरित क्रांति के माध्यम से, और भारी उद्योगों का आधारभूत संरचना का विकास रही है। इसने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में भी महत्वपूर्ण प्रगति की नींव रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीति आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर थिंक टैंक के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को और रणनीतियों को तैयार करना, राज्यों को नीतिगत व तकनीकी
सलाह प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग की 2 प्रमुख भूमिकाएं क्या हैं? तो नीति आयोग की 2 प्रमुख भूमिकाएं नीतिगत और रणनीतिक सलाह देना, सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना और राज्यों के साथ सहयोग के माध्यम से सहकारी संवाद को बढ़ावा देना। ये डेटा विश्लेषण और निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति आयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो टीम इंडिया हब केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है, जबकि नॉलेज एंड इनोवेशन हब विशेषज्ञता और नए विचारों को बढ़ावा देता है। ये दोनों हब नीति आयोग को नीति निर्माण, अनुसंधान और ज्ञान साझाकरण के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत के विकास एजेंडे में क्या बदलाव आया? तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत के विकास एजेंडे में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जोर दिया गया। यह बाजार उन्मुख नीतियों, निजी निवेश को प्रोत्साहन, व्यापार बाधाओं को कम करने और आर्थिक एकीकरण पर केंद्रित हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1991 के बाद मेक इन इंडिया जैसी पहले किस उद्देश्य को प्राप्त करती हैं? तो 1991 के बाद मेक इन इंडिया जैसी पहले विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने, देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजित को गति देने के उद्देश्यों को पूरा करती हैं, जिससे भारत का औद्योगिक आधार मजबूत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय विकास एजेंडे में डिजिटल इंडिया का क्या महत्व है? तो राष्ट्रीय विकास एजेंडे में डिजिटल इंडिया का महत्व यह है कि यह सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से सुलभ बनाता है, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है और डिजिटल आधारभूत संरचना का निर्माण करता है। यह पारदर्शिता बढ़ाता है और समावेशी विकास को गति देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधारभूत संरचना में क्षेत्रीय सुधार का क्या महत्व है? तो आधारभूत संरचना में क्षेत्रीय सुधार का महत्व यह है कि यह किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देते हैं और निवेश को आकर्षित करते हैं, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, बेहतर सड़क, बिजली, जल और संचार नेटवर्क आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों को क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत में ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों ने बिजली उत्पादक क्षमता में वृद्धि की, ऊर्जा वितरण में सुधार किया, अक्षय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया। इससे ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ी है। हालांकि मांग, आपूर्ति, अंतर और वितरण हानियां अभी भी चुनौती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में परिवहन आधारभूत संरचना जैसे कि सड़क और रेलवे के विकास का क्या आर्थिक महत्व है? तो भारत में परिवहन आधारभूत संरचना के विकास का आर्थिक महत्व अत्यधिक है। यह माल और लोगों की आवाजाही को कुशल बनाता है, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है, उत्पादन लागत कम करता है और दूरदराज के क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ता है, जिससे समग्र आर्थिक विकास होता है। यानी परिवहन कितना लाभदायक है वो तो आपको सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में बेरोजगारी के 2 प्रमुख कारणों या प्रकार पूछा है ना, तो प्रकारों का वर्णन करना है बेरोजगारी के। तो भारत में बेरोजगारी के 2 प्रमुख प्रकार संरचनात्मक बेरोजगारी, कौशल मांग बेमेल के कारण, और प्रच्छन्न बेरोजगारी, कृषि में अधिक लोग कार्यरत हैं जितनी आवश्यकता नहीं है। मौसमी बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुद्रास्फीति से क्या समझते हैं
और यह अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि है, यानी महंगाई। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है क्योंकि यह क्रय शक्ति को कम करती है, बचत को हतोत्साहित करती है और निवेश अनिश्चितता पैदा करती है। हालांकि नियंत्रित मुद्रास्फीति विकास के लिए सहायक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में क्षेत्रीय असमानता के दो प्रमुख कारण क्या हैं। तो भारत में क्षेत्रीय असमानता के दो प्रमुख कारण ऐतिहासिक विकास पैटर्न में भिन्नता, कुछ क्षेत्रों का अधिक औद्योगिकरण और संसाधनों की असमान उपलब्धता जैसे कि जल और खनिज। इसके अतिरिक्त अपर्याप्त आधारभूत संरचना और नीतिगत विफलताएं भी इसके प्रमुख कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। तो क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए सरकार विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए आधारभूत संरचना, निवेश को बढ़ावा देना, संतुलित औद्योगिक विकास नीतियों को अपनाना, पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार जैसे उपाय कर रही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्या महत्व है। तो भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम का महत्व यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी और आधारभूत संरचना की कमी जैसी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये कृषि उत्पादकता बढ़ाते हैं, ग्रामीण आय में सुधार करते हैं और जीवन स्तर को ऊपर उठाते हैं, जिससे समावेशी विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए दो प्रमुख सरकारी योजनाएं बताएं। तो भारत में ग्रामीण विकास के लिए दो प्रमुख सरकारी योजनाएं जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों तक सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण गरीबों को आवास प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह SHGS की क्या भूमिका है। तो ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे महिलाओं को सशक्त करते हैं, उन्हें बचत करने और छोटे ऋण प्राप्त करने में मदद करते हैं, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। ये सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देते हैं और गरीबी उन्मूलन में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में ग्रामीण विकास के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, यानी कि गाँवों को विकास करने से कौन रोक रहा है। तो भारत में ग्रामीण विकास के सामने प्रमुख चुनौतियाँ ग्रामीण शहरी विभाजन, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, अपर्याप्त आधारभूत संरचना और गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच, जलवायु परिवर्तन और जल संकट भी ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्राम स्वराज की अवधारणा का ग्रामीण विकास में क्या महत्व है। तो ग्राम स्वराज की अवधारणा का ग्रामीण विकास में महत्व है क्योंकि यह स्थानीय स्वशासन, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। ये ग्रामीण समुदाय को अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में सक्षम बनाती है, जिससे विकास अधिक समावेशी और प्रभावी होता है। ये वीडियो थोड़ा सा अपने फास्ट ही कर लिया ये क्वेश्चन। इसका कारण इतना सा था कि ट्रेन आने वाली थी, इसलिए मेरे को बीच में रुकना पड़ता, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट करवा दिया। आप स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करो, कम या बत्ती। और टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।